सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से जानने का वक्त है। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश में आज के कोरोना अपडेट के साथ। मध्य प्रदेश में आज 9,532 कोविड पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। 6 मरीजों की मृत्यु हुई है। मध्य प्रदेश में आज 10,547 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए और अभी तक 8,51,893 मरीज स्वस्थ हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 71,203 पर है। आज 1,09,654 लोगों को वैक्सीन के डोज लगाए गए। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर अब जानलेवा भी साबित हुई रही है। 1 से लेकर 21 जनवरी तक के आंकड़े देखें, 29 संक्रमितों ने दम तोड़ा। मौत की रफ्तार तेज है और ये बात चिंता की विषय बन रही है। तीसरी लहर के दौरान पिछले कुछ दिनों से मौत की संख्या तेजी से आगे बढ़ती दिखी है। महज 3 दिन में कोरोना से 21 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कोरोना केस घटने लगे हैं लेकिन मौत की रफ्तार बढ़ी है। 5 दिन में मरने वालों का आंकड़ा 35 पर है। दूसरी ओर ऑक्सीजन सपोर्ट मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। प्रदेश में 1,139 मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इनमें से 410 मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। भोपाल में 120, इंदौर में 66 संक्रमित ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का कहना है कि जो मृत्यु हुई उनमें ज्यादातर लोग वो थे जिनको पहले से कुछ बीमारियां थीं। जो मोर्बिडिटी है कुछ लोगों के लिए, जैसे दूसरी अन्य बीमारियां हैं, वो थोड़ा सा उन्हें अस्पताल में लाने की आवश्यकता पड़ती है। तो जो मौत हो रही है क्या ऐसे लोगों की हो रही है? ज़्यादातर उनमें कोमोर्बिडिटी है। सकारात्मक काम तो करते नहीं है, हर जगह नेगेटिव बात करने की कांग्रेसियों की कुछ आदत बन गई है। भोपाल में एक वेब सीरीज के प्रमोशन के कार्यक्रम के दौरान अभिनेत्री श्वेता तिवारी का एक विवादित बयान सामने आया। वेब सीरीज के कॉन्सेप्ट को लेकर टॉक शो का आयोजन था जिसमें श्वेता तिवारी ने कुछ ऐसा कह दिया जो विवादों में आ गया। इस पर अब विवाद इतना गहरा गया है कि विरोध शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे निंदनीय बताते हुए इसमें जांच की बात कही है। नरोत्तम मिश्रा ने जांच 24 घंटे के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी कहा कि श्वेता तिवारी को तत्काल माफी मांगनी चाहिए। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने श्वेता तिवारी के बयान का विरोध किया। संस्कृति बचाओ मंच ने श्वेता तिवारी के पुतले को जलाकर प्रदर्शन किया और कहा अगर श्वेता तिवारी माफी नहीं मांगते तो उनके फिल्म की शूटिंग भोपाल में नहीं होने देंगे। इधर कांग्रेस ने भी अभिनेत्री श्वेता तिवारी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि श्वेता तिवारी के बयान पर बीजेपी के समर्थित संगठन शहर में उत्पात मचाएंगे। सरकार से ऐसे उपद्रवियों को रोकने की भी अपील की है। मतलब कि ये जो है इतनी बड़ी, मैंने वो सुना है, देखा भी है और मैं इस बयान की निंदा करता हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर भोपाल को निर्देशित किया है कि 24 घंटे में इसके तथ्यों की और पूरी विषय की संदर्भ की जांच करके मुझे रिपोर्ट दें, उसके बाद निर्णय लेते हैं। अपने को मीडिया की सुर्खियों में लाने के लिए इस तरह के सेलिब्रिटी बयान देते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें स्वयं इस बात का विचार करना चाहिए और इसमें तत्काल प्रभाव से उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। जो कानूनी कार्रवाई होगी वो तो होगी ही। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जिस प्रकार से पुअरता फैलाई जा रही है उसका हम विरोध करते हैं और साथ ही मांग करते हैं सार्वजनिक तौर पर श्वेता तिवारी आए और देश की जनता और हिंदुओं के देवी देवताओं को अपमान के लिए हिंदू सनातन धर्मियों से माफी मांगे, अन्यथा इस फिल्म की शूटिंग को हम
भोपाल शहर में नहीं होने देंगे। संस्कृति बचाओ मंच इसका पुरजोर विरोध करेगा। किसी भी फिल्म स्टार को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनको लोग फॉलो करते हैं और एक गलत मैसेज जाता है। इन सब चीजों का जो भी एक्शन हो, उन चीजों का फिल्म बनने या फिल्म स्टूडियो बनाने की जो बात सरकार ने बार बार कही है, उन चीजों पर असर नहीं पड़ना चाहिए। बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान के तहत आज ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विधानसभा 1 के 4 मंडल के बूथ कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। सिंधिया सबसे पहले दौलतगंज के रामनारायण धर्मशाला पहुंचे और बूथ विस्तारक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसी धर्मशाला में बीजेपी के पितृ पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद की परिकल्पना की थी। इस सिद्धांत पर बीजेपी आज भी काम कर रही है। इसके बाद सिंधिया गुड़ीगुड़ा का नाका पर बूथ विस्तार कार्यक्रम में शामिल हुए। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर वो शहर है जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद की परिकल्पना की थी, इसीलिए रामनारायण धर्मशाला को भव्य स्वरूप दिया जाए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की आशा अभिलाषा है, हमारे अध्यक्ष जी की आशा और अभिलाषा है, जेपी नड्डा जी की, गृह मंत्री अमित शाह जी की आशा और अभिलाषा है कि जमीनी स्तर तक भारतीय जनता पार्टी की नींव बने, जनसेवा का, एकात्म मानववाद का, अंत्योदय का, और उस सेवा भाव के साथ हम लोग कार्य करें। मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सरकार का फोकस है बजट ऐसा हो जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान को पूरा करने में मददगार सिद्ध हो। इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता से सुझाव मांगे। सुझाव देने वालों ने कृषि, उद्योग, रोजगार के अवसरों पर फोकस करने की मांग रखी। ज्यादातर सुझाव अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर आए। 2022-23 के लिए 2.5 लाख करोड़ से अधिक का अनुमान है। वहीं कांग्रेस विधायकों से बजट के लिए सुझाव नहीं मांगे जाने के आरोप पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सरकार ने आम जनता से सुझाव मांगे थे, जिसमें कांग्रेस के विधायक भी आते हैं। अगर उनके पास अच्छे सुझाव हैं तो सरकार को सुझाव दे सकते हैं। सरकार का बजट जनहित का बजट होगा और जो आवश्यक खर्चे जहां पर करना है हमको, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, निश्चित रूप से गंभीरता से उन पर हम विचार करके अच्छा हम करेंगे। भोपाल में स्कूल खुलने और बोर्ड एग्जाम को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक बड़ा अहम बयान दिया। 31 जनवरी के बाद स्कूल खुलेंगे कि नहीं, इस बात को लेकर स्टूडेंट और पालक चिंतित हैं और इस बात को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से सवाल पूछा गया। उन्होंने जवाब दिया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ को देखकर फरवरी में स्कूल खुले इस बात के आसार नहीं दिखते। हम लगातार संक्रमण के ग्राफ को लेकर समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। साथ ही बोर्ड एग्जाम को लेकर कहा कि 10वीं 12वीं के एग्जाम की तारीख जरूरत पड़ी तो टाली जाएगी। जिस हिसाब से फिलहाल संक्रमण है, ऐसी स्थिति रही तो बोर्ड एग्जाम की तारीख भी आगे बढ़ाई जाएगी। अभी भी कोरोना का प्रभाव कम नहीं हुआ है। फिर से हम समीक्षा करेंगे और उसके बाद पूरा आकलन करने के बाद ही निर्णय करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 31 तारीख के बाद भी हम एकदम जल्दी स्कूल खोल पाएंगे। हम फर्स्ट वीक में समीक्षा करके आगे निर्णय। ग्वालियर से खबर है, जहां हजीरा इलाके में सब्जी कारोबारियों को दूसरी जगह विस्थापित करने का मामला तूल पकड़ रहा है। सैकड़ों सब्जी कारोबारियों ने आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का घेराव किया। करीब 15 मिनट तक सिंधिया को सब्जी कारोबारी घेरे रहे। दरअसल ग्वालियर की सालों पुरानी हजीरा सब्जी मंडी को प्रशासनिक अफसरों ने खाली कराकर इंटक मैदान में भेजा है, जिसका व्यापारी बीते 13 दिन से विरोध कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने आश्वासन दिया कि उनके व्यापार को सुगम बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं 1 सप्ताह में पूरी कर ली जाएंगी। आज हमने अपनी बात, माता बहनों ने, सभी दुकानदारों ने अपनी पीड़ा बताई है कि किस कदर पुलिस के द्वारा हमारा दमन किया जा रहा है। हमारी माता बहने 70 साल से हमारा रोजगार करते आ रहे हैं, जिसका नोटिस दिया गया, कोई अधिकार नहीं। इस तरीके से हमको पटक दिया गया है वहाँ पे कि आपको वहीं शिफ्ट करा जाएगा और इस बात पे हट करके बैठे हैं। मैंने हमारी मंडी हमें दो, हमारी मंडी तोड़ दी। आज 14 दिन हो गए भूखे प्यासे बैठे हैं। हमारी मंडी हमें चाहिए भैया। तो मैंने कहा है कि एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जिसके आधार पर अच्छी तरीके से सब लोग अपने उत्पाद को रख पाएं, ताकि वहाँ बिकाई अच्छी तरह से हो पाए।
किसी को भी कठिनाई का सामना न हो पाए। प्रशासन ने मुझे विश्वास दिलाया है कि अगले हफ्ते के अंदर ऐसी स्थितियां वहां निर्मित हो जाएंगी। बालाघाट से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जल्दी जोड़ा जाएगा। इस बहुप्रतीक्षित मांग को लेकर बालाघाट सांसद ढाल सिंह बिसेन ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामने प्रस्ताव रखा था। इसे स्वीकार कर लिया गया। बालाघाट से भंडारा तुमसर, महाराष्ट्र के बालाघाट से सिवनी को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग के प्रोजेक्ट को जल्दी शुरू किया जाएगा। अपने अल्प प्रवास पर नितिन गडकरी बालाघाट पहुंचे थे, जहां उन्होंने जानकारी दी। सांसद ढाल सिंह बिसेन ने बताया कि बालाघाट से बेहर मोती नाला होते हुए छत्तीसगढ़ को जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट की मांग कर रहे हैं, ताकि बालाघाट में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ अन्य विकास के काम भी हो पाएं। बालाघाट से सिवनी, इसको हम राष्ट्रीय महामार्ग करके घोषित करेंगे और पूरा रास्ता अच्छा बनाएंगे। दूसरा, तुमसर से लेकर बालाघाट, वैसे भंडारा से लेकर तुमसर से वारासिवनी और वारासिवनी से बालाघाट, इसका भी काम जल्दी NH का हम शुरू करेंगे। मैंने एक निवेदन और किया कि आप बालाघाट से हमारा जो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर तक मुक्की गेट, अभी मैंने कहा आप जा रहे हैं मोती नाला, मैंने कहा इसको भी यदि ले लेंगे तो हमको बालाघाट में लगभग हमारी मैक्सिमम सड़कें NH की हो जाएंगी और NH होंगे तो जनता को लाभ में मिलेगा। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं और फौरी तौर पर उनको थोड़ी राहत मिलती दिख रही। प्रदेश में प्रस्तावित बिजली की महंगाई फिलहाल टल गई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में बिजली के दाम करीब 10% बढ़ाने की मांग वाली बिजली कंपनियों की याचिका रद्द कर दी। बिजली कंपनियों ने इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन के नियम नोटिफाई होने से पहले दाम बढ़ाने की याचिका दायर कर दी थी। इसके प्रावधानों के खिलाफ मानते हुए आयोग ने इसे निरस्त किया। हालांकि विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों को निर्देश दिया कि वो तय प्रावधानों का पालन करते हुए नई टैरिफ याचिका दायर करें, लेकिन फिलहाल बिजली की महंगाई टलने से उपभोक्ताओं को राहत है। प्रदेश में बिजली की दरें तय करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन 3 दिसंबर 2021 को नोटिफाई किया गया था, लेकिन इसके पहले 30 नवंबर को बिजली कंपनियों ने बिजली की दरें बढ़ाने की याचिका दायर कर दी थी। इस याचिका में रद्द करने का मूल जो तकनीकी कारण है कि याचिका का जो अधिनियम है वह 3 दिसंबर 2021 को जारी हुआ है, किंतु यह याचिका 30 नवंबर 2021 को दायर की जा चुकी थी। सभी नियम कानूनों का उल्लंघन है कि अधिनियम बनने के पूर्व ही याचिका दायर हो जाए, और यह और अवैधानिक है कि कमीशन जैसा न्यायिक आयोग इसको स्वीकार कर ले। मध्य प्रदेश में पिछले कई जिलों में पिछले दिनों जो बारिश और ओलावृष्टि हुई थी उससे फसलों को नुकसान पहुंचा है। 15 दिन बाद भी किसानों को राहत राशि बांटने का काम इसके बाद भी शुरू नहीं हुआ। सर्वे में हो रही देरी और पंचायत स्तर पर किसानों को हुए नुकसान पर दावे आपत्ति में देरी हो रही है। प्रदेश में 6 से 10 जनवरी के बीच कई जिलों में ओलावृष्टि से रबी की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। ओलावृष्टि के बाद मुख्यमंत्री ने 9 जनवरी को सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिया कि किसानों की फसल का जो भी नुकसान हुआ है उसका तत्काल सर्वे कर राहत राशि दी जाए। इसके बावजूद 18 दिन बीतने के बाद भी किसानों को ना तो राहत मिली है और ना ही सर्वे का काम पूरा किया गया है। अनुमान के मुताबिक सहायता राशि के लिए करीब 500 करोड़ रुपए से अधिक की जरूरत पड़ेगी। वहीं अभी 25 जिलों से प्रारंभिक रिपोर्ट आई है। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाकर सड़क पर उतरने का मन बना लिया है। वहीं सरकार के मंत्री विपक्ष को मुद्दा विहीन बताकर जल्द किसानों को राहत राशि बांटे जाने का दावा कर रहे हैं। मुआवजा नहीं मिल रहा है, किसान आज भी मुआवजे के इंतजार में। कई किसान तो आत्महत्या कर चुके हैं। सरकार पता नहीं कब मुआवजा देगी। पिछली फसल बीमा की राशि अभी तक नहीं मिली। सरकार दावे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन किसानों के गांव पे मल्लम लगाने का, राहत देने का काम नहीं कर रही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी ने पूरे प्रदेश में सभी कलेक्टरों को सबको निर्देश दिए कि जहाँ भी अगर कोई नुकसान हुआ है उसका पूरा सर्वे कराया जा रहा है, और सर्वे कराकर उन सब लोगों के लिए जो भी राहत दी जा सकती है वो पूरी दी जाएगी। खंडवा में एक हफ्ते के अंदर लव जिहाद का तीसरा मामला सामने आया। हैरानी की बात यह कि तीनों लड़कियां आदिवासी समाज से हैं। पुलिस के मुताबिक खरगोन की झरनिया निवासी 21 वर्षीय पीड़िता कॉलेज की पढ़ाई के लिए बुरहानपुर के खकनार में बुआ के घर रहती थी। पड़ोसी सरफराज की दोस्ती फुफेरे भाई से थी। पीड़िता को भी वो बहन कहने लगा और फिर एक दिन धमकी देकर खेत में बुलाया और रेप किया।
पीड़िता ने पुलिस को बताया उसने सरफराज को शादी के लिए कहा तो मुकर गया और धर्मांतरण की शर्त रखी। किसी तरह सरफराज के चंगुल से छूटकर वो सहेलियों के साथ खंडवा आ गई। सरफराज भी खंडवा आ गया और डरा धमकाकर एक होटल में ले गया। इसी दौरान कुछ लोगों ने देखा तो पुलिस को बुलवा लिया। पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम समेत एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। एक लड़का जो उसे वो पिछले 1-2 सालों से जानती थी, वो लगातार उसको परेशान कर रहा था, उसको शादी का झांसा दिया और उससे संबंध बना के उससे धर्म परिवर्तन के भी लिए उसको लगातार प्रेशराइज कर रहा था। तो उस महिला की जो शिकायत थी उस पर अपराध पंजीबद्ध किया। सागर के खुरई में सेल्फी पॉइंट में तोड़फोड़ को लेकर कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कुछ कार्यकर्ता घायल भी हुए जिनका अस्पताल में इलाज जारी। दरअसल नगर पालिका के बनाए गए सेल्फी पॉइंट में तोड़फोड़ को लेकर प्रशासन ने 8 लोगों पर मामला दर्ज किया। कांग्रेस का आरोप है कि मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को झूठा फंसाया गया। इसे लेकर कांग्रेसी ज्ञापन देने एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे और इसी दौरान तोड़फोड़ के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता भी एसडीएम के दफ्तर पहुंच गए। दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने हुए और आपस में भिड़ गए। सूचना पर मंत्री भूपेंद्र सिंह पहुंचे। भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसते कहा कि खुरई का विकास कांग्रेस को रास नहीं आ रहा, इसलिए असामाजिक तत्वों के साथ कांग्रेसी तोड़फोड़ कर रहे हैं। घटना के बारे में सारी जानकारी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दी है और मुख्यमंत्री जी ने इसमें तत्काल कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। और जिन कांग्रेस के लोगों ने या जिन गुंडों ने हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला किया है, ये कार्यकर्ता उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और जिनको गंभीर चोटें आई हैं उनकी तरफ से एफआईआर के लिए कहा गया है। भोपाल के टीटी नगर इलाके में एक बदमाश प्रिंस ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक बुजुर्ग महिला पर तलवार से हमला कर दिया। जान बचाने के लिए घर में घुसी महिला को निकालने के लिए बदमाशों ने पथराव कर दिया। वहीं पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं, भागते वक्त बदमाश ऊंची दीवार से कूद गए जिसमें दोनों की टांगें टूट गईं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया। बुजुर्ग महिला का नाम लक्ष्मीबाई ठाकुर है। दरअसल इस महिला के कुत्ते को बदमाश पत्थर मार रहे थे जिसे वो रोक रही थी और इसी बात पर आरोपी प्रिंस ने महिला पर तलवार से हमला कर दिया जिसमें वो जख्मी हो गए। आरोपी वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने कुत्ते को भौंकते हुए देखने से वहां पर कुछ उस पर हमला किया जिससे ये विवाद बढ़ा और उसके पश्चात महिला इसमें चोटिल हुई है। मामला चूंकि महिला से संबंधित था और गंभीर प्रकृति का था, पुलिस ने हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में एक बड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया जहां पर्यटन स्थल जनकताल को 2008 में निजी लोगों के नाम किया गया। मामला सभी की आंखों से ओझल था, लेकिन गुमनाम शिकायत ने इस गड़बड़ जाले से पर्दा उठा दिया। आनन फानन में कलेक्टर ने फिर से उसे सरकारी घोषित किया। पूरा मामला क्या है, एक रिपोर्ट में देखें। ये है ग्वालियर का जनकताल। जनकताल ग्वालियर के पर्यटन स्थलों में शुमार है। लगभग 250 साल पुराने जनकताल को सिंधिया राजवंश के जनकोजीराव सिंधिया के नाम पर बनवाया गया था। जनकताल प्राकृतिक रूप से बेहद शानदार है और अब इसी ताल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। प्रशासनिक अफसरों की माने तो इसे साल 2008 में निजी व्यक्तियों के नाम पर कर दिया गया, जिसे वापस से अब सरकारी घोषित किया गया है। इस मामले की जांच की जा रही है। इसमें जो है मध्य प्रदेश शासन जो है वो दर्ज कराया जाएगा और साथ ही जो है इसमें जिस तरीके से 2008 में और त्रुटिपूर्ण तरीके से इसकी एंट्री की गई थी, इस संबंध में भी जो है जांच दल गठित किया गया है। इसमें किसी की संलिप्तता होगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कलेक्टर ने जब इस मामले से जुड़े सरकारी रिकॉर्ड को खंगाला तो मालूम चला कि मिसल बंदोबस्त से लेकर सरकारी खसरों तक में साल 2007 तक ये जमीन शासकीय जमीन के तौर पर दर्ज थी। लेकिन साल 2008 में बहोड़ापुर क्षेत्र के राजस्व अफसरों ने प्रमुख पर्यटन स्थल वाली जमीन को अलग अलग स्याही और हैंडराइटिंग के जरिए खसरों में प्राइवेट लोगों के नाम चढ़ा दी। वहीं अब इस मामले के सामने आने के बाद इस मसले पर कांग्रेस सरकार को घेर रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि जिसकी जमीन है उसे वापस मिलेगी।
जनकताल एक ग्वालियर की धरोहर है। उस जनकताल को प्राइवेट लोगों ने अपने नाम करा लिया, प्रशासन को खबर नहीं लगी कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से, और इसमें प्रशासन की भी मिली भगत है। इसकी जांच होना चाहिए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो निजी संपत्ति थी, उसके बाद में उसमें क्या और परिवर्तन हुए हैं ये मेरी जानकारी में नहीं है। अभी आज की स्थिति क्या है ये आपको प्रशासक और कलेक्टर साहब भी ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं। कोई परिवर्तन होना मेरी जानकारी में नहीं है। पर्यटन स्थल जनकताल को अब दोबारा सरकारी घोषित तो किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजस्व के अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, जबकि जनकताल ग्वालियर का धरोहर तो है ही, साथ ही साथ ये ग्वालियर की सबसे बड़ी वाटर बॉडीज के रूप में भी जाना जाता है। बहरहाल देखना होगा कि जिम्मेदारों पर कब तक कार्रवाई होती है। नासिर गौरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 ग्वालियर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।